Okay, let's start where we have left. Okay, so we have done. Okay, last we have seen that what is force. This is also one of the part we have seen so far, that what is how inertia is depend on mass. ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा. वी हैव कंक्लूडेड दैट. ठीक है, हमने दो एग्जांपल लिए थे. ठीक है, एक तो 2 kg का वेट था और एक वेट था वो 10 kg का था. राइट, तो हमने वो भी कर लिया था. ठीक है. ओके, फिर लास्ट हम जो कर रहे थे, अब मुझे कुछ कुछ याद आ गया है कि वी वर कंप्लीटिंग द फोर्स. ठीक है, हम फोर्स को कंप्लीट कर रहे थे. हमने देखा था फोर्स में कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, वेयर मास इज इन केजी and acceleration is in meter per second square. Okay, and we combine the unit of uh, mass into acceleration. So what is the new term, or what is the new SI unit for force we have given here? kg meter per second square. kg meter per second square Yeah, or it's Newton. kg meter per second square, and we started calling them as Newton. Newton. ठीक है, so that is Newton, or symbol is we are using here is capital N. Okay, and one more thing. Okay, ठीक है, अभी के लिए हम इतना समझते हैं. ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए लिख रखा है आपको. ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मास पता हो और उस ऑब्जेक्ट का आपको एक्सेलरेशन पता हो, सो यू आर एबल टू फाइंड द फोर्स. ठीक है, अब आपको मैं ये कहूँ, ठीक है, कि जो ये आपकी इक्वेशन आई है, ठीक है, फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए. ठीक है, इस इक्वेशन को मैं आप ऐसा समझ सकते हो, दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये एक्चुअली ये एक शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए, क्योंकि एफ इजिकल टू एम ए. ठीक है, क्योंकि इसका जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहती है, ठीक है, उस पे उसको कंक्लूड मतलब कि इससे हम कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक नई टर्म देखते हैं. ठीक है, एक नई टर्म देखते हैं, दैट इज योर मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या होता है? एनीवन हैव अ क्लू? Mass into velocity. Very good. Momentum is the product of mass and velocity. Fantastic. It It is a is a vector quantity. okay. It is a product of mass and velocity. Fantastic. Okay. First, tell me that force, is it scalar or vector? Vector. Fantastic. Vector quantity. Vector. Fantastic. Good. Okay. Force is a vector quantity. And what about momentum now? Vector. It's also vector. Okay. अब I am representing momentum with a symbol P, and it is a product of mass m multiplied by v. So we can also say that it is mv. Again, mass into velocity is your momentum, and mass into acceleration is your force. ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड करता है योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.
ठीक है। ओके, अब जैसे कि हमने फोर्स की यूनिट निकाल ली थी, एसआई यूनिट, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मोमेंटम? kg meter per second. केजी मीटर kg पर meter सेकेंड। per Meter per second. ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी की भी यूनिट आपको पूछे m इंटू वी है, ठीक है। m की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी केजी, ठीक है। v की जो kg आपकी यूनिट होती है वो सिंपल आपको पता होनी चाहिए, meter per second. अब दोनों को मल्टीप्लाई जब आपने कर लिया तो वो हो गई केजी मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। गुड एवरीवन, चलो ठीक है। अब इतनी चीज़ें आ गई है, अब हम एक बार हमारी हम स्लाइड एक बार देखते हैं, ठीक है। वहाँ से एक क्लू लेते हैं हम थोड़ा सा। Okay, is the slide visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो पहले हम देख लेते हैं what is mean by momentum of a body, ठीक है। अगर कोई एक मास है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है और अगर वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम इस टर्म को कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, उस बॉडी के पास क्या है, कि उसके पास एक मोमेंटम है, ठीक है। अगर अगर वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तभी हम कहेंगे उसके पास मोमेंटम है। अदरवाइज अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको दिख रही है, तब उस बॉडी और ऑब्जेक्ट के पास क्या हो जाएगा? फोर्स, ठीक है। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है और उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी जैसे ही हुई तो आपको पता पड़ेगा कि एक्सीलरेशन आ चुका है, ठीक है। दो अलग अलग केसेस में, ठीक है, जो अभी आपने जस्ट व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर देखे, ठीक है, ये जो आपने देखा है ना, दो चीजें, इसमें तो होता है ए एक्सीलरेशन और मोमेंटम में होता है वी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो ये सरफेस है आपकी, ठीक है, इसमें आपकी ये कार है, ठीक है। अगर आपकी कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास क्या है? मोमेंटम है, ठीक है। और अगर आपकी जो कार है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग, वेलोसिटी जैसे ही चेंज हो रही है, अब वेलोसिटी जैसे ही चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कार, इसमें क्या है? तब हम इसमें कहेंगे फोर्स है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि इसमें एक्चुअली फोर्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कह सकते हो, जैसे कि आपने इस पॉइंट पे निकाला, ठीक है, इस केस में भी मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना कि इस टाइम कार की स्पीड ये थी, तो उस परफेक्ट पॉइंट पे होगा कुछ मोमेंटम, ठीक है। फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो ये जो दूसरा एरो जहाँ पे लगा है तो वहां पर कुछ दूसरी वेलोसिटी होगी, तब वहां पर मोमेंटम कुछ और अलग होगा, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हर एक एक पॉइंट पर क्या होगा? मोमेंटम की वैल्यू चेंज होगी, अलग होगी, ओके। तो ये दो केसेस हैं, हमको समझने की जरूरत है कि अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है या फिर स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस मोमेंटम? तो मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, हमने कर लिया, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का मास है इनटू वेलोसिटी, शॉर्ट फॉर्म आ गई हमारे पास p इज इक्वल टू mv, ठीक है, where p is the momentum, m is the mass of the body and v is the velocity of the body, ठीक है। ओके, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी? Zero. 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 ये जीरो होगी। तो दैट्स इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो, तो उसका मोमेंटम Zero. कितना हो जाएगा? जीरो, दैट्स राइट। Zero.
ठीक है। इसके बाद हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, हर क्वांटिटी जितनी भी हम डील कर रहे हैं, नई सीख रहे हैं, उसको हम ऐसा यूनिट दे रहे हैं, तो ऐसा यूनिट आपने निकाल लिया, दैट इज योर केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, अ ट्रक मूविंग एट अ वेरी स्लो स्पीड। ठीक है, एक ट्रक है, उसकी स्पीड बहुत ही कम है, आप मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पास। ठीक है, मतलब कि कोई अगर उसके सामने आ जाता है ट्रक के, तो ट्रक क्या कर सकता है, उसको मार सकता है। क्यों मार सकता है? क्योंकि उसका मोमेंटम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उस मोमेंटम की वजह से एक्चुअली जान जाती है। वेलोसिटी तो कम है, हमको पता है वेलोसिटी तो कम है, वेलोसिटी से नहीं हुआ है, उसमें मोमेंट मास ज़्यादा था तो मोमेंटम ज़्यादा हो गया, इसलिए मतलब वो पर्सन क्या हो गया, उसके अंदर दब गया या किल हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हुआ मोमेंटम का। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो हमारी गन होती है, ठीक है, गन के अंदर आती है बुलेट। ठीक है, तो बुलेट में दो चीजें, बुलेट का मास तो मतलब कि बहुत कम होता है, 10 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम और 10 ग्राम, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि मतलब कि अगर वो किसी इंसान के आर पार हो गई तो वो इट कैन ऑल्सो किल अ पर्सन। ठीक है, सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल, अ बुलेट of small mass when fired from a gun can kill a person because of the large velocity of the bullet. ठीक है, so the impact of a body depend upon both mass and velocity. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपको अलग अलग वे में स्कूल्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, कि why the truck moving at a very slow speed can kill a person। ठीक है, तो उसका आंसर आपको देते आना चाहिए। ठीक है, नाउ यू नो द रीजन। ठीक है, और फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, व्हाई द स्मॉल बुलेट कैन, हाउ कैन अ स्मॉल बुलेट कैन किल अ पर्सन। ठीक है, उसका भी आंसर आपको अब पता चल गया है, क्योंकि उसका क्या है, मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, भले ही उसका वेट कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी तेज़ होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है, जो कि गन से फायर करते हैं ना, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए? Yes, sir. ठीक है, जो दो एग्जाम्पल थे एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, राइट इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप छोटे से लाइन में भी अगर अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, तो वैसा लिखने की ट्राई करो। ओके, ट्रक एंड द बुलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वेरी गुड अवंतिका, वेरी गुड जिक्रा, श्रुति फाइन, अदिति गुड, ओके अनेरी। ओके, ओके, इसका पहला जो आप रीजन दे रहे हो ना, ठीक है, एवरीवन इज गिविंग गुड रीजंस, पर पहले रीजन में आप इंक्लूड करो कि द किलिंग जो भी हो रही है इट इज ड्यू टू मोमेंटम। ठीक है, and we know that the momentum is a product of mass and velocity. Being mass is very less but the velocity is very very high, so it is, so the momentum is high। ठीक है, एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आए तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 मार्क्स में आए तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। पहले आप पहले प्रोसेस बता दो किस प्रोसेस से हो रहा है, इट इज हैपनिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर आप मोमेंटम को एक्सप्लेन कर दो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
ये आपके 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में आप ये क्लियर कर दो कि a bullet having a very small mass but when it is fired its velocity is very large। थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज वेरी हाई, सो इट हैज अ मोमेंटम, दैट्स व्हाई इट कैन किल एनी पर्सन व्हिच इज इन द वे, ठीक है। सिंपली एक्सप्लेन करते आना चाहिए। मैंने एक सिंपल चीज को ही मैंने 4 पॉइंट में बना दिया। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए तो ओके, 1 मार्क्स में आया तो मैं सिंपली सिर्फ मोमेंटम लिख दूंगा। चलो ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मैंने एक्चुअली आपको पहले ही बता दिया व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बता दो मुझे एक बार चैट बॉक्स में व्हाट वाज दैट। ओके ठीक है, आई विल शेयर दिस पीडीएफ सून, ठीक है। आज ही मैं सेंड कर दूंगा आपको, सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपके टिप पे हो जाना चाहिए। तो जो पहली 3 इक्वेशंस थी उसके साथ ये फोर्स वाली इक्वेशन आपको हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं कि हर लॉ का पहले स्टेटमेंट देते हैं और फिर कुछ उसकी वैल्यू निकालते हैं हम, राइट। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ में था लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो चीज़ मोशन में है इट विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force has been applied, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आपको अगर सिंपल अगर फोर्स इज इक्वल टू एम एस समझ में आता है तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, तो ठीक है, force is directly depend on mass and acceleration simply, ठीक है। पहले समझने के लिए आप फोर्स इज इक्वल टू एम ए समझे, और फिर अगर वो आपको बहुत अच्छे से आ गया हो, ठीक है, तो आप और अगर थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब हम पहले कुछ देखते हैं, let me just try to clear this up। ठीक है, ओके। चलो देखो, ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल राइट साइड एक्चुअली क्या हो रही थी, ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। इसकी कुछ वेलोसिटी थी, हम मान लेते हैं इट हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। अब क्या हुआ, ठीक है, हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। हमने थोड़ी सी फोर्स इस बॉल को और इस पे और फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है। मतलब कि पहले ये यू वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, हमने फोर्स और दिया। अब फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया पता है, ये बॉल की स्पीड चेंज हो गई। ऐसा ही होता है, ठीक है, राइट। Yes, sir. मेरी आवाज दो बार आ रही है क्या? No, sir. No, sir. हाँ No, सर, एक बार sir. बीच में आ रही थी थोड़ी देर। एक बार आई थी सर, अपने आप। Yes, sir. ये मुझे भी अभी ऐसा ही लगा है। ओके फाइन, चलो ठीक है। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो यू वेलोसिटी से बॉल ट्रैवल कर रही थी, फोर्स अप्लाई होने से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमने कह दिया चेंज इन वेलोसिटी विल बी वी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो अब हम जैसे कि मोमेंटम हमको अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। जब आपने फोर्स अप्लाई कर दी उसके बाद मतलब मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, चलो मुझको कमेंट बॉक्स में आप बताओ, देन आई विल सॉल्व
नेक्स्ट केस, ठीक है, ए पॉइंट पर क्या होगी और बी पॉइंट पे आप अज्यूम कर लो। Sir, can you please repeat the question? चलो ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये बॉल है, ठीक है, पहले ये u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है, जब ये u वेलोसिटी से मूव कर रही थी तब इसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, और जब आपने एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर दी और इसकी वेलोसिटी हो गई v, तब इसका मोमेंटम क्या होगा। इस बॉल का जो मास है, ठीक है, वो आप अज्यूम कर सकते हो स्मॉल m है। तो मोमेंटम आप 2 पॉइंट पे अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है, अनेरी ने निकाल दिया है, वेरी गुड, ठीक है, ए पॉइंट पर होगा mu और बी पॉइंट पे होगा mv, सबका यही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड इशरत, अदिति, पुष्कर, देवाशीष, वेदिका, अथर्व, ओके ठीक है, तो मतलब सबका यही आ रहा है। ओके, तो आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर आपने मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली, दैट इज योर m इंटू यू, ठीक है, फिर आपने इस पॉइंट पे जब देखा तब क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद ये हो गया वेलोसिटी चेंज हो गई m इंटू वी, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस स्मॉल और कैपिटल का कोई असर नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल वी भी लिख सकता हूँ मैं, स्मॉल वी भी लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, एक चेंज इन मोमेंटम हुआ है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ है कि पहले इसका मोमेंटम था वो था m इंटू यू, अब इसका मोमेंटम हो गया है m इंटू वी। अब ये फोर्स जब अप्लाई करा तो थोड़ा सा टाइम लगा इस वेलोसिटी से यहाँ तक आने के लिए, तो मैं उस टाइम को मान लेता हूँ दैट इज योर टी टाइम सिंपली, ठीक है, तो पहले मोमेंटम जो था आपका दैट इज योर एम यू, ठीक है, फिर जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा कुछ टाइम के लिए, तो टाइम आपने टी ले लिया, और फिर उसका मोमेंटम हो गया एम इंटू बी। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बताओ मुझको जरा, एम यू माइनस एम वी Upon T. नहीं नहीं, एम वी माइनस एम यू। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या mv होगा, minus mu upon t. फैंटास्टिक, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया सर एम टी नहीं आएगा ना सर? ठीक है, अभी हमने सिर्फ चेंज इन मोमेंटम देख रहे थे कि मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, तो ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये वैल्यू। अगर अब हम पूछेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आ जाए, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज हो रहा है, तब सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, एम बी माइनस एम यू, अब ये जो पूरी इक्वेशन है ये डिवाइड हो जाएगी बाई टी से, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि टाइम भी आपने कंसिडर कर लिया, जो जिस टाइम में वो चेंज हुई वेलोसिटी u से v हुई। ओके, अब नेक्स्ट केस में हमको क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, इसमें से m कॉमन ले लो आप, ठीक है, तो m हमने कॉमन ले लिया और m को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, v माइनस u, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है आपका t। तो अब आपको कुछ ये पहचानी यूनिट नहीं लग रही है, ठीक है, v माइनस यू बाई टी को आप क्या लिखते हो, Acceleration. फैंटास्टिक, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू ए, और आपने ये चीज स्टार्ट कहाँ से करी थी, ठीक है, ये तो ये जो वैल्यू आ गई है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास फोर्स की आई है, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू m इंटू ए है ये तो फोर्स की आई है, और आपने स्टार्ट कहाँ से करा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करा था। सेकेंड लॉ आपका यही तो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम Is directly proportional to force. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स।
आपने क्या करा था कि कुछ आपके पास जो चीजें गिवन थी उसमें से ही आपने उसका मतलब कि सेकंड लॉ बना लिया। ठीक है, बॉल थी, बॉल मूव हो रही थी यू वेलोसिटी से, आपने क्या करा, फोर्स अप्लाई करी, अप्लाई फोर्स। ठीक है, तो बॉल की वेलोसिटी हो गई v, u से हो गई v। तो जो मोमेंटम का रेट चेंज हुआ है, ठीक है, जितना भी मतलब कि उस बॉल की स्पीड अगर तेज हुई है या फिर कम हुई है, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आपने फोर्स कितना अप्लाई करा है, सिंपली। और यही आपका मतलब कि अगर आपको और इसको रिफ्रेम करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यही समझ सकते हो कि अप्लाई फोर्स जो है आपका एफ, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने कैसे निकाली, एम इंटू ए। तो यही आपका हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपने डिराइव कैसे करा है, ठीक है, एक प्लेन ले लेना आप, ठीक है, मास की कोई एम मास की आप बॉल ले लेना, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और फिर आपने फोर्स अप्लाई करी तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला आप लगा दोगे यहाँ पर जो हमने लगाया है कि चेंज इन मोमेंटम दैट इज योर एम वी माइनस एम यू, फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, फिर v माइनस यू बाई टी को हमने क्या दिया है, एक्सेलरेशन, तो दैट इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो आपको सेकेंड लॉ आया कि नहीं आया, ठीक है, कौन सा सिंपल लगा आपको, विच वन इज सिंपल, एफ इजिकल टू एम है और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो ठीक है, ओके, बोथ आर सिंपल, फाइन। ठीक है, मैं भी यही चाहता था दोनों याद हो। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले आप एक काम करो कि एक बार आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को चैट बॉक्स में एक बार राइट करो आप। ठीक है, अब आपको एक्चुअली याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको याद हो गया है। ठीक है, अब हम जो मोर फोकस करेंगे कि हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसको इसमें यूज करेंगे, तो आपको फॉर्मूले भी इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर वंस अगेन। ठीक है, अब जो एक्चुअली हमने डिराइवेशन करा वो हमने यहाँ पे भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रखा है। ठीक है, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट है m, it is moving in a straight line with the initial velocity u, okay, is accelerated to a velocity of v in t time by applying a force। तो इनिशियल मोमेंटम जो आपका बना, ठीक है, आप उसको कैसे लगोगे कि p1 इज इक्वल टू mu। ठीक है, आपका फाइनल मोमेंटम इज योर p2 दैट इज m इंटू v। फिर मैंने कहा था आपको चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम योर p2 माइनस p1, तो mv माइनस mu। ठीक है, फिर आपने क्या करा, m बाहर ले लिया, v माइनस u कॉमन आ गया। देन वी विल अप्लाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि कुछ टाइम भी लगा है इस वेलोसिटी चेंज होने में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब भी हम लिखेंगे तो डिवाइड बाय कर देंगे हम टाइम से। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है। ठीक है, उसके बाद अब इस इक्वेशन से हमको पता पड़ गया कि जितना भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक k दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस k की वैल्यू 1 हो जाती है।
ठीक है, इसको हम k की वैल्यू को 1 अज्यूम करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है F इजिकल टू एम ए, ठीक है, सिंपली कि फोर्स की वैल्यू कहाँ से आई, एम ए, तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमको फोर्स का फॉर्मूला मिला, नहीं तो हमको पहले से ही पता था मास इनटू एक्सेलरेशन। और उसके बाद इसका क्या दे रखा है, ओके, फोर्स की यूनिट क्या है वो आपको पता है, ठीक है, उसका सिंबल क्या है, कैपिटल एन। ओके, okay, how was the second law of motion? Do you have any doubt, or let's No, continue to sir. next? No, sir. Yes, sir. Continue. ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, तो अब हम थर्ड एक मोशन भी देख लेते हैं। तो थर्ड मोशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, थर्ड मोशन इज वेरी वेरी सिंपल, और वो सबको बहुत इजीली याद भी हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड मोशन क्या है, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसा कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर सिंपल वे में अगर और बताऊं तो एग्जांपल जैसे कि होते हैं, ठीक है, कि चलो पहले इसको स्टेट कर देते हैं, ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कि जैसे कि अगर आप एक हॉकी स्टिक से, ठीक है, हम अगर आप बॉल को हिट कर रहे हो, ठीक है, तो आप जितनी फोर्स उस बॉल पर लगा रहे हो, सेम उतनी फोर्स बॉल भी उस स्टिक पर लगा रही है एट द सेम टाइम, ठीक है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, लॉ है, ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा सा हम इसके एग्जांपल देखते पहले, और इस चीज को हम समझते हैं ये कहता क्या है और क्या है ये, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट तो यहाँ पर गिवन है, सेम स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, अब इसको ये जो एक्सपेरिमेंट से एग्जांपल के पहले हम ये वाला एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर एक गन दिख रही है आपको, ठीक है, और यहाँ इस गन में से जैसे ही यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि एक पॉइंट होता है जो कि आप प्रेस करते हो पीछे की तरफ, तो ये बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये जो बुलेट फायरिंग का जो एग्जांपल है, ये लॉ ऑफ थर्ड मोशन को फॉलो करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है जनरली, कि आप क्या कर रहे हो, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है। आपने क्या करा, जैसे ही कॉइल को खींचा, ठीक है, बुलेट पे स्ट्राइक हुआ और बुलेट आगे की तरफ गई, और जैसे ही ये फोर्स लगती है ना, तो अगर आप किसी ने भी गन चलाई होगी तो पीछे की तरफ एक झटका आता है, ठीक है। बुलेट अगर आगे जा रही है तो गन जो पिस्टल है वो भी मतलब पीछे की तरफ एक मतलब कि एक झटका आता है, क्योंकि वो क्या कर रही है, बुलेट आगे जा रही है तो बुलेट अप्लाई कर रही है फोर्स, ठीक है। तो सेम फोर्स एक पीछे भी लगता है, एक हल्का सा झटका, ठीक है। ये आपने मतलब कि एक्सपीरियंस तो नहीं करा होगा, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। एवरी, क्योंकि क्या है कि थर्ड लॉ ही ऐसा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, सेम।
अब जैसे कि आप ये सेलर वाला है, आप नीचे वाला सेकंड एग्जांपल समझ सकते हो। कभी कभी जैसे कि आप बोट में रहते हो, ठीक है, और आप सरफेस पे अगर जंप करते हो तो पानी की सरफेस पे जो बोट है वो पीछे की तरफ, यस, ओके, ठीक है, कोई नहीं।